नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान चल रहा है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर कोई जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है, उसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। चाहे वो सरकारी जमीन पर किया गया कब्जा हो, चाहे वो वन विभाग की जमीन पर किया गया कब्जा हो, किसी की भी जमीन पर अगर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई हम ताबड़तोड़ देख रहे हैं। और अब इस कार्रवाई की जद में बीजेपी के मौजूदा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार भी आ चुके हैं। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिनती विधायक साहब की होती है, लेकिन आज जो नोटिस उनके कैंप कार्यालय पे पहुंचा उसने खलबली मचाई है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अलग हो सकता है, लेकिन जिस विधायक का, जिस पूर्व कैबिनेट मंत्री का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि अतिक्रमण कर अवैध तरीके से कैंप कार्यालय खोल दिया गया और उसी से काम भी हुआ, उसी से विधायक बने, उसी कार्यालय में मंत्रणा हुई, उसी कार्यालय में रणनीति बनी, उसी से वो मंत्री बने। लेकिन इतने समय के बाद आज प्रशासन को याद आई कि वो कैंप कार्यालय अतिक्रमण कर बनाया गया है, वो अवैध तरीके से बना है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। बदरपुर के विधायक अरविंद पांडे जी का जिक्र कर रहा हूं। बीते कुछ दिनों में आपने ये नाम चर्चा में खूब सुना होगा, और चर्चा हो भी क्यों ना, अपने बयानों को लेकर विवादों में अक्सर पांडे जी रहते हैं। लेकिन इस बार खुद विवाद में फंस गए, मुश्किल बढ़ गई। बीजेपी की मुश्किलें कई बार बढ़ाई, अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई, सरकार के सामने कई बार चुनौती पेश करते नजर आए, लेकिन आप खुद परेशानी में हैं। ये परेशानी कितनी बड़ी है और क्यों आई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सबका परिचय कराता हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। मथुरा जोशी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से। स्वागत है आपका बहुत बहुत। आशीष नोटियाल कांग्रेस से है, बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप भाई, कुलदीप राणा स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। जोशी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करूंगा, लेकिन उससे पहले जो नोटिस पहुंचा उस कैंप कार्यालय में, उसमें क्या कहा गया, उस पर क्या प्रतिक्रिया आई है अरविंद पांडे जी के परिवार की तरफ से, वो दिखा किसी कोई नहीं बख्शा जाएगा। तो मैं तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस नोटिस का जवाब कोर्ट में देना ईमानदारी का नतीजा है कि आज कोई भी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ईमानदारी का नतीजा है कि आज कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ईमानदारी का नतीजा बता रहे हैं, ये शायद उनके बेटे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जिसने भी ये काम किया है उसे नहीं बख्शा जाएगा। जोशी जी, अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की तारीफ हो रही थी, बुलडोजर चल रहा है, योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर धामी जी चल रहे हैं और कार्रवाई होनी चाहिए, जायज बताया जा रहा था इस चीज को। लेकिन कैसे पांडे जी फंस गए इसमें? क्या ऐसे बीजेपी वाले भी करते हैं क्या अतिक्रमण? नहीं, चाहे देखिए, अतिक्रमण पे निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। अभी आप देख ही रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है। कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, चाहे वो वन विभाग की जमीन हो, राजस्व की जमीन हो, चाहे सिंचाई विभाग की जमीन हो, किसी भी अन्य विभाग की हो, पीडब्ल्यूडी की हो या अन्य विभागों की जमीन है, अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई हो रही है। कुछ में माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, कुछ में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि आप उन संपत्तियों को सबको खाली कराइए जहां पर किसी का भी अवैध अगर कब्जा है या अवैध रूप से कोई रह रहा है तो निश्चित रूप से उनको हटाइए, उनको दूसरी जगह भेजिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप बात है। और आज पहली बार धामी जी की सरकार इसमें कार्रवाई कर रही है। इससे पहले की सरकारों ने तो कभी इस तरह से अतिक्रमण नहीं हटाए, आपने खुद ही देखा। और आज ये जो मामला आप लाए हैं सामने, निश्चित रूप से अगर इसमें भी जो भी गलत होगा, चाहे सरकार का कहना है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही छोटा आदमी, सब उसके लिए एक समान है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो भी है एक समान है। अतिक्रमण है तो अतिक्रमण है। अगर जायज होगा तो निश्चित रूप से छूट मिलेगी, अगर गलत होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो किसी की मंशा किसी को चोट पहुंचाने की नहीं है या जानबूझकर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। एक रूटीन कार्रवाई है। अब वो किस हिसाब से हुआ, क्या हुआ, वो देखना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा गहराई तक। लेकिन ये सरकार की नीति जरूर है कि अतिक्रमण किसी भी हालत में खाली कराया जाएगा,
चाहे वो कितने ही बड़े हों, कितने ही प्रभावशाली कोई क्यों न हो, अभी तक भी वो कार्रवाई लगातार चल रही है। मैं समझता हूँ इसी सिलसिले की एक कार्रवाई है और इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या है, किसने किस तरीके का उसमें नोटिस गया है, कब क्या होना है, इसमें अभी जांच होने दें। आगे की बात जब सामने आएगी उसमें बाद में कुछ कहा जाएगा। जांच तो प्रशासन ने कर दी ना, वो तो 15 दिन का अल्टीमेटम खाली करने के लिए दिया है। नहीं, वो ठीक है, अगर कहीं पर कोई बात है तो देखिए वो प्रशासन का अपना मामला है, लेकिन मैंने कहा ना सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी हो सब सरकार के लिए बराबर हैं। सरकार छोटे बड़े का भेद नहीं हो रहा है इस सरकार में, और इस सरकार में निश्चित रूप से सीधी कार्रवाई हो रही है, चाहे वो किसी को अवैध रूप से अवैध कब्जेधारियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, ये सरकार का मानना है। अच्छा, ये मैं आगे बढ़ूं, मैं छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। मैं अनुज पांडे को सुन रहा था, अनुज पांडे ही नाम है ना, अतुल पांडे। अतुल पांडे जो उनके बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसने भी ये कार्रवाई की होगी, जिसने भी शिकायत की होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इसे क्या समझे? नहीं, और वो शिकायत की बात कर रहे हैं, अगर वो शिकायत हुई होगी अवैध नहीं, अगर गलत अगर होगा, जायज कब्जा होगा या किसी की शिकायत पे कोई कार्रवाई हो रही होगी तो निश्चित रूप से अगर गलत शिकायत होगी तो गलत शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कब्जा कार्रवाई होगी, उसे चलिए, देखा कांग्रेस वाले जाएगा। कुछ और कह रहे थे ऑफ रिकॉर्ड ना, मैं आऊंगा आपके पास। अभी मैं आशीष नौटियाल को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। आशीष भाई, थोड़ा समझने और समझाने की कोशिश यहाँ ये हो रही है कि भैया जमीन तो हमारी अपनी है, उत्तराखंड की, उत्तराखंड के लोगों की है, लेकिन उस पर भी अवैध तरीके से कब्जा खूब हुआ, वो हमने देखा है। चाहे वो धार्मिक तौर पर कब्जे हुए, चाहे वो धार्मिक तौर पर कब्जे हुए। अब सियासी तौर पर कब्जों की बात करें तो शुरुआत अरविंद पांडे से हो रही है। या कैंप कार्यालय, वो कैंप कार्यालय जो आज का नहीं है, उसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन उस कार्यालय को आज अवैध करार कर नोटिस थमाया गया है। आपकी पार्टी किस तरीके से देखते हैं इसको? तो दाग अच्छे हैं। जब तक ये भाजपा में रहे तो लंबे समय का कार्यकाल, मकान आज थोड़ी बना, मकान तो बहुत पहले बन गया था, कार्यालय भी था, बता रहे हैं। तो उसके बाद भी आज अगर नोटिस आया तो क्यों आया? क्या जनता अंधी है, देख नहीं पा रही? हम लोग समझ नहीं पा रहे? अरविंद पांडे ने जब काशीपुर में मौत हुई, एक हत्या हुई, उसके बाद अरविंद पांडे ने बगावती तेवर दिखाए। इसका नतीजा है कि आज उनके घर में एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। कैसे भाई? आज जब वहां थे तो सब कुछ अच्छा, अगर ना बोलते खिलाफ तो आज भी अच्छे थे, पर आप खिलाफ बोलते तो खराब हो गए। मैं अरविंद पांडे को सही नहीं बोल रहा हूं, तो निश्चित हो सकता है कि अरविंद पांडे ने गुनाह किया है, गलती है, पर गलती कहां की थी, किसके कार्यकाल में की थी? और आज गलती का अगर उजागर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने भाजपा के खिलाफ बोलने की हिम्मत करी। ये तो अरविंद पांडे है खाली। जब भाजपा ने शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने के लिए मना कर दिया, इतनी बड़ी बात है, जिस शंकराचार्य के आप पैर में पड़ते हैं प्रधानमंत्री जी, और आज उनको शंकराचार्य मानने के लिए मना कर देते हैं कि आप शंकराचार्य नहीं है, तो आप पैर किस हैसियत से पड़े थे? किसी और के पैर पड़ते देखा प्रधानमंत्री को आपने? ऐसे उनके पैर पड़े, उनसे आशीर्वाद लिया, आज कहते हैं शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। जो सच बोलेगा, और अगर वो दूसरी किसी भी पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी उसको दंड देगी, और उस दंड का परिणाम है कि ये पांडे जी जो है, अरविंद पांडे जी के ऊपर चश्मा कर दिया जाता है। देखिए, भाजपा के अंदर जब दागियों की लिस्ट निकलेगी और जब ईमानदारी से एक एक पर पता लगेगा तो पूरी भाजपा भ्रष्ट निकलेगी। आज भाजपा के ही आदमी को भ्रष्ट निकला, किसी और का थोड़ी है। अरविंद पांडे भाजपा के हैं। कब किया बदमाशी? भाजपा के कार्यकाल में किया। पकड़ कौन रहा है? भाजपा पकड़ रही है। क्यों पकड़ रही है? क्योंकि उन्हें सच बोल दिया। तो बताएं किस प्रकार से राजनीति चल रही है, और जनता कब तक नहीं देखेगी या समझेगी? अगर लगता है कि किसी जनता की आंखों में ये धूल झोंक रहे हैं तो ज्यादा लंबे समय नहीं होगा। जनता ने लगभग मुझे लगता है जिनके अंदर थोड़ा भी दिमाग होगा वो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को पहचान चुकी होगी। एक पंकज भाई, मुझे सत्यपाल मलिक जी का भी उदाहरण याद आता है। सत्यपाल मलिक को जगह जगह पर इन्होंने राज्यपाल बनाया, और उसके बाद जब सत्यपाल मलिक ने सच बोलने की हिम्मत करी तो उनको मार डाला, उसके बाद गायब। तो भारतीय जनता पार्टी जो है भस्मासुर है। जब तक इनके चोरी चटकारी में आप इनका साथ देंगे तब तक सब कुछ अच्छा है। जिस दिन आपने बोलने की हिम्मत करी उस दिन आपके खिलाफ वही होगा जो आज शंकराचार्य के साथ हो रहा है, चाहे अरविंद पांडे के साथ हो रहा है। ये तो किसी के नहीं है, ये वो लोग हैं जो किसी के नहीं है,
झोला उठाकर चल देंगे, जिस दिन कुछ नहीं तो झोला उठाकर चल देंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग नहीं है। तो अत्यंत दुखद है और इससे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ले जाता है। हम अरविंद पांडे के साथ भी नहीं है, लेकिन हम सच के साथ हैं और ये निश्चित आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जब तक अरविंद पांडे भाजपा के झूठ के साथ थे वो अच्छे थे, आज उन्होंने सच बोला तो आज वो खराब है। कुलदीप भाई, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि बीजेपी की पॉलिसी के हिसाब से, मतलब जो बीजेपी का एक अपना रूल और नियम कायदे हैं, उसमें मेरे को ये देखने को मिलता है, आपको दिखता है नहीं दिखता वो भी बताइएगा, कि लोगों को चुप कराने या लोगों को कायदे में लाने, रास्ते पर रखने का अपना अपना तरीका है। बीजेपी के अंदर अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, पर किसी को डंडे से, किसी को थप्पड़ से, किसी को डांट कर ना। अब अरविंद पांडे जो शख्स बीते कुछ वक्त में बगावती तेवर, मामलों पर काफी एग्रेसिव, कई मुद्दों पर बोलना, मेरे को लगता है कि सरकार के खिलाफ भी जा रहा था और पार्टी लाइन से बाहर भी जा रहा था। तो इसका नतीजा ये कि आप चुप कराइए कैसे ना कैसे, या माना जाए इसको? देखिए, इस समय जो उत्तराखंड में एक राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन, दरअसल यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जिस लाइन पर चल रही है, ठीक है ना, उसने जो पार्टी की लाइन है वो पूरी तार-तार होती हुई दिखाई दे रही। अरविंद पांडे एक उदाहरण है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है वो द्वेषपूर्ण है। वरना आपको 2026 में ही ये बात पता लगी, आप तो 2022 से सीएम है राज्य में, ठीक। तो ये सवाल सूबे के मुख्यमंत्री के भी खड़ा होता है, ठीक है। और आप ये देखिए कि क्या उत्तराखंड में जमीनों के अतिक्रमण के मामले नहीं हैं, या सारी जमीनें अतिक्रमण मुक्त करा ली गई हैं, या सिर्फ अरविंद पांडे की जमीन ही अतिक्रमण में नजर आई है। और पूरी सरकार देहरादून में है। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में एक बड़ा विशाल होटल बना हुआ है, देश की भव्य होटल चेन में से एक वो होटल है। तमाम राजनीतिक कार्य वहां पर होते हैं, देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री, अभिनेता वहां पहुंचते हैं। वो जिस जगह पर वो होटल बना हुआ है, ना तो वो टूरिज्म की लैंड है, ना उस होटल के लिए वहां पर मानकों में सड़क है, उसके चारों तरफ फॉरेस्ट रेंज है, ठीक है। उसकी जो जमीन थी, उस जमीन से बढ़ करके वो आज जमीन 20 बीघा जमीन कैसे वहां निकल करके आ गई, जहां कभी 4-8 बीघा ही जमीन हुआ करती थी। तो इन पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। ऋषिकेश में एक बाबा ने पूरी रिवर बेल्ट कब्जा रखी है, एनजीटी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के सारे कायदे ध्वस्त हो रखे हैं, लेकिन वो नजर नहीं आता। लैंसीडॉन में पहाड़ काट करके एक होटल बन रहा है, हम सब ने उसको देखा होगा, अक्सर उसका चित्र निकल करके आता है लैंसीडॉन के पास पहाड़ियों में, ठीक है। वो अतिक्रमण में नजर नहीं आ रहा। रुद्रप्रयाग के पास एक होटल नदी के किनारे बन रहा है, 6-7-8 मंजिला होटल बन चुका है। अब बड़ी बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी हाइट कैसे पास हो गई, किसका वो होटल है, खुद रुद्रप्रयाग के लोग ये सवाल कर रहे हैं। बद्रीनाथ से लेकर के ऋषिकेश तक नदी के किनारे कितने रिजॉर्ट बने हैं, अलकनंदा के किनारे, क्या वो अतिक्रमण के दायरे में नहीं है? लेकिन वो चीजें नजर नहीं आ रही जो दिख रही, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं ये जो उदाहरण आपसे दे रहा हूँ इससे अरविंद पांडे का पक्ष मजबूत हो जाता है या वो पाक साफ नजर आते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अरविंद पांडे का आवास कब्जे की भूमि पर हो, अतिक्रमण की भूमि पर, कैंप कार्यालय, ठीक है, लेकिन जो कैंप कार्यालय है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई के पीछे जो चीजें निकल करके आई हैं, क्यों वो कार्रवाई हुई है, ठीक है, उसने जो आपने कहा था कि भाजपा की पार्टी लाइन, ठीक है, उसने उस पूरी कार्रवाई ने जो भाजपा की पार्टी लाइन है उसको तार-तार कर दिया है। ये पूरा जो घटनाक्रम है वो उस चीज को दिखा रहा है। अरविंद पांडे कोई आज या कल के विधायक नहीं है, ठीक, और वो संघ के भी प्रचारक रहे हैं और एक बहुत शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसे नेता के प्रति इस तरह की कार्रवाई होना, ये अपने आप में भाजपा में जो अंदरूनी उठापटक चल रही है, जी। ठीक है ना? ये एक उठापटक हमने कल फोटो में भी देखा दिल्ली में, जब अध्यक्ष के लिए के निर्वाचन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन में लोग पहुंचे हुए थे, चीजें किस तरह से बटी हुई थी, ठीक है? बहुत सारी चीजें वो दर्शा रही थी, वो फोटो कई सारी चीजों को दर्शा रहा था, ठीक है? एक फोटो वो भी था जब प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित अध्यक्ष को लेकर के आ रहे थे और सामने कई मुख्यमंत्री और कई नेता बैठे हुए थे, उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं बता रही थी कि क्या चल रहा है प्रदेश में, देश प्रदेश में, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चीजों पर सवाल खड़े कर रही। दूसरी चीज मैं पंकज जी आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पे कि राजनीति में अक्सर ये देखा गया है कि जब जब द्वेषपूर्ण कार्रवाई होती है, तब तब उस व्यक्ति का कद, राजनीतिक कद जरूर बढ़ता है। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी। आप ये देखिए कि गोधरा कांड को लेकर के कांग्रेस ने क्या नहीं किया। एक व्यक्ति सिटिंग चीफ मिनिस्टर लगातार चुनाव जीत रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लंबे समय तक वो एसआईटी की जांच के उसमें रहे। हालांकि बाद में वो क्लीन चिट हुए, लेकिन जो सारी चीजें रही और मौत का सौदागर और क्या क्या नई बातें उनके लिए कही गई, ठीक है ना, कितनी क्रिटिसाइज उनकी, लेकिन आज वो व्यक्ति कहाँ है? आज उस व्यक्ति ने देश की राजनीति में एक इतिहास रचने की उसमें है, ठीक है? तो राजनीतिक क्रिटिसाइज का, द्वेषपूर्ण कार्यवाही का क्या होता है, वो एक उदाहरण ये भी है। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। जोशी जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि मैंने पीछे देखा था अवैध खनन को लेकर अरविंद पांडे ने खूब आवाज उठाई थी, बोला या तो कोई देख ही नहीं रहा, कोई ना सरकार सुनती है, ना अधिकारी सुनते, कोई नहीं सुनता जी। तो इधर एक्शन लेने की तैयारी हो रही थी। बीजेपी वाले अध्यक्ष जी अपने भट्ट जी सोच रहे थे कि बुलाया जाए, तलब किया जाए, उससे पहले वो दिल्ली दौड़ आए। वो मिल जाते हैं अमित शाह से मिलने, फोटो पहले भेजते, फिर उसके बाद पहुंचते हैं अध्यक्ष जी के पास ना। तो क्या ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, जो चीजें अरविंद पांडे के चीजों को दबाने की कोशिश या बैकफुट पर उनको लाने की कोशिश पार्टी द्वारा? नहीं नहीं, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है। कहीं किसी की भावनाओं को या किसी को व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाने का किसी का कोई इरादा नहीं है। एक ये जो मामला सामने आया है, आपने अभी देखा, इससे पहले भी कभी जमीन का, कभी किसी का, सारे प्रकरण सामने आए हैं। देखिए, अरविंद पांडे जी 2002 में से 2012 तक बाजपुर विधानसभा के विधायक रहे हैं। तब भी ये कार्यालय उनके पास होगा, तब सरकारें किसकी थी, ये भी आपके सामने की बातें हैं। 2012 से लेके आज तक वो गदरपुर के विधायक हैं। अगर कब्जा हुआ 12 में हुआ तो किसकी सरकार थी, ये भी आपके सामने की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं, अतिक्रमण में की जद में जो भी अगर ये कार्रवाई हो रही है तो वो अपना एक निर्णय है सरकार का, और किसी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना या चोट करना या किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगाना, ये कहीं सरकार की किसी की न नीयत है, न सरकार की नीति है। सरकार बहुत स्पष्ट चलने की बात है कि अगर किसी छोटे व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है तो सरकार का मानना यह है कि बड़े से बड़े व्यक्ति पर भी कार्रवाई होगी, और अतिक्रमण को हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो ये मामला आप देखिएगा, जांच होगी, उसके बाद कब क्या है, क्या हुआ, ये सब चीजें सामने आएंगी। अभी हम लोग कुछ बात कहें वो जल्दीबाजी में। इस पर एक कुलदीप भाई ने जो प्रकाश डाला था, एक लंबी सी सूची बता दी। मैं भी चिंतित रहता हूँ, क्योंकि जब आपदाएं आती है ना, तो उस वक्त ये जोर शोर से सवाल उठता है कि ये नदी नालों गधेरों में कैसे ये अवैध चीजें हो गई। राजपुर रोड का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर किसी को नहीं दिखता। हम देखते हैं कि ऋषिकेश में, हम देखते हैं एक तरफ ऋषिकेश का वो इलाका जहाँ वन विभाग की जमीन बताकर उतना बड़ा संग्राम हो गया, लोग सड़क पर उतर आए ना, प्रशासन उन पर लाठियां बरसा रहा था। दूसरा, उसी ऋषिकेश में नदी के किनारे रिजॉर्ट एक सुर्खियों में है, वो अभी बन रहा है या आधा बना है, जो भी है, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कुलदीप भाई के जो कमेंट थे, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, कुलदीप भाई अपनी बात कह रहे हैं, उनका कहना जायज भी है, वो कहेंगे, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ वो देख भी रहे हैं, आगे पीछे भी देख रहे हैं, उनकी अपनी बात सही है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अवैध कब्जा या अवैध रूप से अतिक्रमण जहां भी होगा, सरकार ने कार्रवाई की है, आगे भी कार्रवाई होगी। ये सरकार की ही नहीं, यहाँ पर बहुत सी जगह पर अवैध कब्जों पर या अवैध निर्माण पर
माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के भी निर्देश हैं। जो भी वो तो कार्रवाई हो रही है, सरकार है और प्रशासनिक अमला फेल हो जाता है जोशी जी ना, जी कोर्ट तो जी तभी दखल देता है ना जब सरकारें काम नहीं करती या प्रशासन उस तरीके से काम नहीं करता, तब कोर्ट को दखल देना पड़ता है। नहीं, इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, एक सरकार को या व्यक्तिगत किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। ये हाँ। केवल माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चिन्हित करने की बात है कि जहां जहां अवैध कब्जे हैं, क्योंकि न्यायालय ने इसमें जवाब तलब मांगा है। मैं समझता हूँ उसी की कड़ी में भी ये भी कार्रवाई होगी। अगर गलत नहीं है तो फिर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसमें जांच आ जाए। अभी क्लियर चीजें, पोजीशन जो भी है, स्थिति जो है वो सामने आ जाएगी तो निश्चित रूप से मतलब दूध का बुलडोजर दूध जब पानी का चलेगा, पानी। मुझे ऐसा लगता है कि तभी आप मानेंगे कि हाँ ये चीजें गलत हो रही है, क्योंकि जो नोटिस है वो नोटिस यही कह रहा है कि अगर आपने खाली नहीं किया तो हम खाली करेंगे इसको। आशीष भाई, और नजीर बन जाएगा, मिसाल बनेगा। वैसे जो भी यहाँ पर होगा, अभी नोटिस तो यही बता रहा है कि ये फ्रॉड है, अतिक्रमण है, 15 दिन में अल्टीमेटम में लिखा है कि हम खुद तोड़ेंगे, आपने नहीं हटाया, तो मिसाल तो बनेगी कि भाई अपनी सरकार और अपने सरकार के लोगों को बचाने के लिए सरकार वाले ही कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन यहाँ कहेंगे देखिए हमने अपने में, जोशी जी कहेंगे उस दिन शादी चौड़ा करके देखिए हमने अपने पर कार्रवाई की। आज थोड़ा जवाब नहीं। पंकज भाई, होना कुछ नहीं है। अच्छा, पंकज भाई, इसमें कुछ नहीं होना, ये इनको डराने का एक तरीका है, क्योंकि इन्हें लगा कि ये जो है अब अगेंस्ट बोलने लगे, कहीं ऐसा ना हो भाजपा की एक एक करके पूरी परतें खोल दें, इसलिए इनको डराने के लिए इनको नोटिस भेजा गया है कि आपका मकान तोड़ देंगे। अभी अभी मैं एक न्यूज और भी पढ़ रहा था, कल को माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री और वो अपने क्या नाम है दूसरे अनिल बलूनी जी, इनके घर हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले हैं और साथ में उनके साथ में मदन कौशिक भी होंगे। तो ये जाकर अपने समझा रहे हैं भाई बात को यही बंद कर, आगे बोलोगे तो भैया हम जो है आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, सत्यपाल मलिक वाला हल कर देंगे। तो ये लोग वो लोग हैं, ये इनको मैनेज कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं तोड़ा गया ना टूटेगा, सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ उनको शांत किया जा रहा है कि आप ये जो बगावती तेवर भाजपा के खिलाफ दिखा रहे हैं, ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है। तो ये होना है, आप देखते रहिए, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। 15 दिन में स्थिति यही की यही होगी। अभी जयकार के नारे लगाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और फिर आपको पता है दाग अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहते रहते दाग लगाते हैं। और 5 दिनों में अपनी शक्ति, सबसे पहली बात मौनी अमावस्या की, मैंने कहा आशीष भाई, कुर्सियां तो कुछ आप लोगों ने भी खाली कर रखी है, सुना? नहीं, हमारे लिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरह कैच करने वाले लोग नहीं है कि तू वहां टूट और हम तो ये लेंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कल्चर होता है, लोगों को इस प्रकार से कौन कौन सी पार्टी में कहां पे परेशान है, नाराज है, क्या दिक्कत है, उसे उठा के लाना हमारा ये काम नहीं है। लेकिन अभी जो मुझे लगता है, जो मेरी जो सूझबूझ कहती है, उसके मुताबिक पांडे जी को डराने धमकाने के लिए नोटिस भेजा गया है, क्योंकि इन्होंने बगावती सुर अपनाए थे। और अब भारतीय जनता पार्टी इनको मैनेज करेगी कल को जाके कि आप बस इस बात को यही खत्म करो, मोदी जिंदाबाद बोलो, धामी जिंदाबाद बोलो, और फिर भ्रष्टाचार तो अच्छे हैं, भ्रष्टाचार करो, भाजपा में रह के कोई दिक्कत थोड़ी है, पर भाजपा में रह के करो। ऐसे नहीं भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो फिर तो भैया कई रास्ते हैं, जेल भी है और हॉस्पिटल भी है। सवाल का जवाब आपसे लेना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब देखिए ना, जो चीज बात छिड़ी है तो फिर दूर तक जाती है। मैंने जोशी जी से सवाल का जवाब दिया कि कुलदीप भाई ने जिस चीज का जिक्र किया, मैंने देखा कि संवेदनहीनता की कोई मतलब सीमा नहीं थी। मतलब हर जगह अतिक्रमण दर अतिक्रमण, आपदा दर आपदा, लोग मरते, मकान टूटते, नुकसान होते, केंद्र से हाथ फैलाते, भीख मांगते रह गए, लेकिन वो अतिक्रमण वाला वो मसला सुलझा नहीं कर। जिस अतिक्रमण पर आज हम बीजेपी वालों पर कार्रवाई पर घेर रहे हैं, जो आशीष भाई ने कहा कि ऋषिकेश से लेकर आप ऊपर अलकनंदा के किनारे चले जाइए या ऊपर चले जाइए, रिजॉर्ट बताइए, राजपुर रोड का होटल बोलिए, ये सब क्यों है? इस पर कार्रवाई तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ना आपकी सरकार में दिखा, ना यहाँ दिखता है। आशीष भाई, कोई जवाब है? आगे बढ़े। पंकज भाई, मैं समझ नहीं पाया आपने मुझसे क्या सवाल बोला। भाई ने लंबी से फेरिस्त अभी गिनाई थी जब आपदा आई थी ना, अभी तो आप ही ने कहा, आप लोग भी कहते थे कि सालों में ये जो हो रहा है, ये होटल बन रहे हैं, ये अवैध कब्जा, ये वन भूमि पर कब्जा, इस पर कब्जा, इस पर कड़ा कदम उठाने वाली कौन सी सरकार आप गिनाएंगे? कौन से लोग थे जिन्होंने इसको रोका वाल काम को?
या अवैध कब्जा ना हो, क्योंकि सालों से होता आ रहा है, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। निश्चित पंकज भाई, ये कुलदीप भाई ने बात को काफी स्पष्ट किया और उन्होंने जो बोलना चाहा वो डायरेक्ट नहीं बोला। शायद उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रेमचंद अग्रवाल का भी एक रिसोर्ट बन रहा है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। शायद इस प्रकार की कई अतिक्रमण हो रहे हैं और हम तो कभी भी अतिक्रमण का पक्ष नहीं लेते। हम ये नहीं कह रहे कि आप भाजपा के अतिक्रमण की पोल मत खोलो, कांग्रेस के मत खोलो, आप तो अतिक्रमण खत्म करो ना। आपका काम है, या तो अतिक्रमण खत्म होगा या एमडीडीए और हमारे सरकारी संस्थानों के पास एक तरीका है सेटलमेंट, ये सेटलमेंट भी हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप तोड़े जाएंगे, आपने अगर पेनल्टी दें और आप चला सकते हैं अगर किसी को खतरा नहीं है तो। रहा था कि आप मुझे कुछ ठोस चीजें बताएंगे। देखिए, हमारी प्लानिंग ये थी, हमने ये किया था। जो केदारनाथ आपदा आई थी उसके बाद तो बहुत बड़ा डंड लगा था प्रदेश को, कि उसके बाद तो लगा था कि होगा ही नहीं कुछ ऐसा काम, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं। ये तो कैंप कार्यालय की चर्चा है, इसलिए हम यहाँ सियासी तौर पर उलझे पड़े हैं, लेकिन है तो ये बड़ा मसला ना, बड़े लेवल पर। पंकज भाई, जनता सब कुछ भूल जाती है। कुछ समय अभी पीछे भी थाली में आपदा आई, सब कुछ हुआ, फिर जनता भूल जाती है, अपने अतिक्रमण करना शुरू करती है। लेकिन सरकार का काम है, सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, सरकार तो सरकार होती है, इनका काम है उस चीज को रोकना। निश्चित रोकना चाहिए और वक्त के साथ अगर नहीं रोकेंगे तो फिर मौतें होंगी, यही होता है। तो अगर आप चुनाव में गए आशीष भाई, अभी हाल में चुनाव होने वाला है, कि किसी ने पूछ लिया, मेरे जैसा कोई मिल गया आपको टेढ़ा, तो उसने पूछ लिया कि आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर, या वह तरीके जो होटल तान दिए गए 5 मंजिला या 4 मंजिला जो ऊपर पहाड़ में, जहाँ उसकी अनुमति नहीं होती बनाने की, तो वहां पर क्या प्लान होगा आपके पास, क्या बताएंगे आप कि बीजेपी करेगा हमको? पंकज भाई, हम तो ये कहेंगे भाई, निष्पक्षता के साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे और करनी भी चाहिए, भाजपा को भी करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस के नेता पे मत करो, जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई करो, गलत नहीं होना चाहिए और जनता का अहित नहीं होना चाहिए। हम भी यही काम करेंगे कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, पर हम ये नहीं देखेंगे कि ये हमारे खिलाफ बोल रहा था उस पर कार्रवाई करो और दूसरी तरफ अच्छा बोल रहा था उस पर मत करो। ये नहीं होता, कार्रवाई कार्रवाई होती है, हर गलत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें ना जाति धर्म होना चाहिए ना पार्टी होनी चाहिए, गलत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है हर चीज सबका साथ देना चाहिए। ठीक है कुलदीप भाई, मैं अब सवाल को थोड़ा सा और सीमित कर दे रहा हूँ। एक बार खटबड़ गुटबाजी, बदलना, इधर होना, उधर होना, शफल होना, शफलिंग होना, ये तमाम तरह की चीजें हम लोगों के सामने बीजेपी को लेकर आती रही हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए या वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए, विश्लेषकों के जरिए। और इसी में है कि कुछ लोगों के बयान भी मुखर होकर सामने आए, उसमें बीजेपी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ ही इशारा करते उन्हीं के लोग दिखाई दिए। ये सब, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई है इनमें, क्या वाकई है भी, या फिर खाली जनता बोली हाँ क्या हो रहा है? देखिए पंकज जी, इस समय उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड राजनीतिक नेतृत्व में जो चीजें चल रही हैं और पार्टी के भीतर जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक बुनियादी स्वभाव है, उनका जो लिबरल स्वभाव है वो कई बार सड़कों तक भी आ जाता है, तो वो चीजें दिख जाती हैं। ठीक है, और कांग्रेस के लोगों की एक बड़ी खूबी भी है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं, वो उसको नकारते नहीं। ठीक है, और बड़ी सहजता से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इससे उलट है चीजें, वहाँ इस तरह का माहौल नहीं है। आशीष भाई ने जिस बात का जिक्र किया वो क्या इशारा करता है? अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचते, अनिल बलूनी पहुंचते, मैं उसी पे बिल्कुल नहीं, मैं उस बात पे ही आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा मुझे ये उनका वर्जन जो था, उन्होंने कहा वो उनका वर्जन है, लेकिन ये जो बात निकल करके आई है, क्योंकि वहाँ ये लोग जा रहे हैं, ये हम स्पष्ट देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की राजनीतिक परिदृश्य में 2 अलग-अलग ध्रुव बन गए। हालांकि यहाँ ध्रुव बहुत अलग, काफी ज्यादा थे, लेकिन फिलहाल वो 2 चीजों में 2 ध्रुवों में बट गए। ठीक है, तो कई सारे ध्रुव जो हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें कल तक अनिल बलूनी वर्सेस त्रिवेंद्र रावत हुआ करता था, आज अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र रावत की गलबैयां हो रही हैं। उनके साथ धन सिंह रावत जी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्योंकि धन सिंह रावत जी त्रिवेंद्र रावत की टीम के माने जाते हैं राजनीति में। ठीक है, मैं स्पष्ट इस बात को कह रहा हूँ। ठीक, मदन कौशिक त्रिवेंद्र रावत की टीम के माने जाते हैं। आज हरिद्वार में मदन कौशिक की स्थिति क्या है? जितना अतिक्रमण पर बुलडोजर उनके क्षेत्र में चला है, ठीक, ये तो मदन कौशिक है जो खड़ा है। ठीक, वरना मतलब जो यहाँ वहां पर बनी क्योंकि
जो चीजें दिख रही हैं हाँ। और फिर इसी तरफ सच नहीं, क्योंकि जो उन्होंने कही अरविंद पांडे ने, क्योंकि अरविंद पांडे थोड़ा आवाज साफ नहीं आ पा रही कुलदीप भाई आपकी ना, थोड़ा दिक्कत हो रही है। इसमें आपने बात तो अच्छी छेड़ी थी, ये गुटबाजी वो और स्पष्ट बोलबाजी और भारतीय जनता पार्टी में जो ध्रुवीकरण है उसकी तरफ इशारा कर रही है, वो चीजें दिख रही है और कहीं ना कहीं अब बराबर नेटवर्क इशू है। चलिए, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो है अंदर, जो तभी तो बाहर धुआं निकल रहा है। थोड़ा कुछ ज्यादा आग नहीं होगी तो थोड़ी बहुत लगी होगी ना जोशी जी। वो बुरा मानने वाली बात जी नहीं है ना, मतलब वो जो है खटपट की बात आ रही है, वो बार बार आप तो नकार देते हैं पुराने नेता, लेकिन रह रहकर वो बातें फिर ना हर बात में आ जाती है कि मतलब वो अभी बोला आशीष भाई ने कि वहाँ ये लोग भी पहुंचने वाले हैं। कुलदीप भाई बता रहे थे वो नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया, अच्छी बात की मदन कौशिक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई हो रही है ना। ये टिट फॉर टैट हो रहा है क्या, या नहीं कुछ नहीं और हो कोई रहा है? जो जैसा बोलेगा या जैसा कर रहेगा, जो जिस दल का है, नरम दल का, गरम दल का, उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। नहीं कोई खटपट नहीं हो रही है, कहीं कोई खटपट नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई अंतर्गत नहीं, कुछ सब ठीक ठाक चल रहा है। सामान्य स्थिति है, आप देखिएगा सब सामान्य है। ये केवल नियम और कायदे कानून के अंतर्गत ही कार्रवाई जहां भी हो रही हो कार्रवाई हो रही है। उस पर किसी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने की ना किसी की मंशा है ना किसी का ऐसा कोई इरादा है। और आशीष भाई तो पहले पहले अच्छा ये रहेगा कि आशीष भाई अपने यहाँ की खटपट ठीक कर लें, यहाँ की चिंता न करें। और 2000 उसमें क्या देखना क्या छुपाना, वो तो जोशी जी सब जानते हैं ना। वो तो हमें क्यों चिंता करनी है, हम तो जाते हैं भाजपा जल्दी से विदा हो, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। 2027 में देश कुछ के नहीं लिए खतरनाक है होगा, भाजपा, देखिएगा कुछ दिनों के माफी के साथ दोनों भाजपा देश के लिए खतरनाक है। ना, एक बात रह जाएगी आशीष भाई, धर्म के लिए खतरनाक है, धर्म अधर्मी है। हाँ कुलदीप भाई जो शंकराचार्य का अपमान कर सकता है कुछ भी कर सकता है। बोल रहे थे कुलदीप भाई, आवाज आ रही है अब तक? जी पंकज, आवाज आ रही है? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है मुझे। नेटवर्क इशू है। चलिए मैं चर्चा को रोक रहा हूँ यहीं पे ना, बाद में फिर बात करेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया आपका जोशी जी, आशीष भाई एंड कुलदीप जी। तो अतिक्रमण पर कार्रवाई को जायज ठहराया जा रहा है, हालांकि इसमें बीजेपी की गोलबंदी और गुटबंदी की बुआ आ रही है। बुआ इसलिए आ रही है क्योंकि बीते कुछ वक्त में आपने देखा होगा कि कई सारे बयानात दिए। एक सुखवंत सिंह किसान हत्या आत्महत्या कांड हुआ काशीपुर का, इस वाले मामले पर जो कुमाऊं क्षेत्र का इलाका है और यहीं से शुरुआत होती है ऊपर को, तो उन्होंने कह दिया कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसमें पूरा प्रशासनिक अमला फेल्योर था। उस पर सवाल उठ रहे थे, पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और बड़ा नाकामी है ये। सीधे तौर पर सरकार नहीं कहा, लेकिन वो सरकार को नुकसान पहुंचाने वाला था, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार बढ़िया वेल एंड गुड चीजें बताई जा रही है। दूसरा ये कि उससे पहले अवैध खनन को लेकर काफी मसला गर्म था, जब अरविंद पांडे मुखर होकर बयान दे रहे थे, तब वो दिल्ली तक कसरत हुई थी उनकी। फिर बोला गया कि चलिए संयमित होकर बोलिएगा। लेकिन इन सब का परिणाम ये कि उनको चुप कराने के लिए या फिर वो ऐसा कुछ ना बोले जिससे सरकार या बीजेपी की किरकिरी हो, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि बीते 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है और कैंप कार्यालय उससे पुराना वाला है। आज तक प्रशासन को ये नहीं समझ में आया कि वो अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाया गया कार्यालय है, कैंप कार्यालय, जहां से वो चुनाव जीते, वो मंत्री बने, और आज अचानक से वहां पर नोटिस जा रहा है। बचाने वाली बात नहीं अरविंद पांडे को, कार्रवाई तो होगी, लेकिन ये कार्रवाई क्या जैसे को तैसा या फिर किसी दुर्व्यवहार की वजह से या फिर किसी को चुप कराने की वजह से हो रही है? ये एक सवाल है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। चर्चा को देखेंगे, पसंद आएगी शेयर भी कीजिएगा। जय उत्तराखंड।